हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम नाउ यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का 29 तारीख का जो थर्ड शिफ्ट का पेपर है उसको सॉल्व करने जा रहे हैं। तो हम उसमें पहला क्वेश्चन लेते हैं। जी हाँ दोस्ती, देखिए इसमें जो टाइम है कम्प्लीटली वो कितना है 120, यानी कि 2 घंटे का टाइम है। तो हमें देखो कुछ ही समय में 2 घंटे से कम समय में इसको पूरा कम्प्लीटली सॉल्यूशन करना होगा। ठीक है दोस्तों, देखिए पहला क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ से कि एक आर प्रतिरोध के तार को खींचकर उसकी लंबाई को दुगुना किया जाए तो प्रतिरोध क्या होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि आर प्रतिरोध के तार को खींचकर, मतलब कोई तार है उसको खींचा जाता है। अब खींचने पर क्या होगी, लंबाई क्या होगी, दुगुनी होगी। तो हम ये सूत्र लगा सकते हैं कि जो प्रतिरोध ज्ञात करने सूत्र होता है आर समानुपाती होता है दोस्तों L/A। ठीक है, तो इसमें बोल रहा है कि लंबाई को खींचकर दुगुना किया जाए। लंबाई को मतलब दोगुना कर दिया जाए तो अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल आधा हो जाएगा। क्यों भाई, लंबाई दुगनी होगी तो अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल आधा हो जाएगा। तो जैसे ही इस पॉइंट को हम यहाँ से हटाएंगे तो ये पॉइंट कहाँ चला जाएगा, ऊपर, मतलब 0। अब देखो 5 में भाग देना है 20 का, तो 5 चौके 20 यानी 4 बार। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा उत्तर आएगा वो 4R, यानी इसका प्रतिरोध मान कितना होगा, तो अपना आंसर फर्स्ट वाला सही होगा, यानी 4R होगा। 4R आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 10 ओम प्रतिरोध वाले तार को मोड़कर एक वृत्त बनाया गया, तो वृत्त के किसी भी व्यास के 2 बिंदुओं के मध्य का प्रभावी प्रतिरोध क्या होगा। तो इसमें भी वही प्रतिरोध ज्ञात करवा रहा है। तो हम देखो यहाँ ज्ञात कर सकते हैं कि आर समानुपाती L/A। तो हम कह सकते हैं इसमें लंबाई क्या है कि लंबाई को इसने क्या कर दिया, आधा कर दिया, मतलब वृत्त के रूप में बनाया तो लंबाई को आधा कर दिया, यानी 0.5 कर दिया। लंबाई को आधा कर दिया, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल 2 गुना हो जाएगा। तो यहाँ से जैसे पॉइंट हटेगा तो नीचे 0, यानी ये 0, तो 1/4 यानी 1/4 प्रतिरोध का मान हो जाएगा। अब देखिए जो इसमें मोड़ने से पहले क्या था, जो प्रतिरोध का मान 10 ओम था, तो 1/4 × 10, 4 का भाग 10 में दिया तो हमें आंसर कितना मिला, मतलब 2.5 ओम। तो 2.5 ओम हमारा आंसर हो जाएगा, मतलब डी आंसर इज दी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तीसरा क्वेश्चन लेते हैं हम यहाँ से। देखिए तीसरा क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है वैसे देखा जाए तो। आपने देखा होगा कि जब 3 प्रतिरोध समान मान के त्रिभुज के रूप में, मतलब कुछ इस प्रकार से जुड़े हुए होते हैं, ये प्रतिरोध है। तो इसमें इसके लिए एक सूत्र होता है, सिंपल सा सूत्र क्या होता है कि 2/3 × R प्रयोग किया जाता है। अब इस क्वेश्चन में क्या है कि प्रत्येक 1 ओम के 3 प्रतिरोधकों को संयोजित करके त्रिभुज बनाया गया, मतलब प्रतिरोध का मान क्या है, समान है। जो त्रिकोण में जितने भी प्रतिरोध जुड़े हुए हैं तीनों, इनका मान क्या आता है, समान। तो समान मान के लिए सूत्र होता है 2/3 × R होता है। तो मैंने R की जगह मैंने लिख दिया 2/3 × R की जगह 1 रख दी। तो मतलब R की जगह 1 रख दिया, 2/3 × गुणा 1 से करेंगे तो वो ही आएगा। तो मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2/3 × R ही इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी इज़ दी करेक्ट आंसर। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं दोस्तों। ठीक है, देखिए 4 नंबर का क्वेश्चन, इसको देखेंगे। क्वेश्चन है कि निम्न में से किस घटक में 2 डायोड होते हैं। तो ऑप्शन ए है वोल्टेज डबलर में, वोल्टेज डिवाइडर में, वोल्टेज फॉलोवर में, A+C दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आंसर होगा निम्न में से किस घटक में 2 डायोड होते हैं। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए कि वोल्टेज डबलर में 2 डायोड होते हैं। वोल्टेज डबलर में 2 डायोड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो पांचवा क्वेश्चन है कि सार्वजनिक आपूर्ति लायु संवाहक भू संपर्क धातु से स्पर्श करने पर, तो भू संपर्क धातु अगर मान लीजिए स्पर्श कर जाए, किससे स्पर्श कर जाएगी, तो इसमें आपका आंसर होगा कि धारा भू संपर्क में प्रवाहित हो जाएगी। ठीक है, तो धारा भू संपर्क में प्रवाहित हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चालकता किसके समानुपाती होती है, सेल्स में समानुपाती होती है। तो हम कह सकते हैं चालकता किसके समानुपाती होती है, यानी जो सर्किट है उसमें क्या होती है, एक होता है चालक, एक होता है प्रतिरोध। उसी प्रकार चुंबकीय सर्किट में क्या होता है, एक होता है परमियंस यानी चुंबकनशीलन, एक होता है रिलक्टेंस यानी प्रतिष्ठंभ। तो हम कह सकते हैं चालकता किसके सहस होती है, यानी समानुपाती किसके होती है, तो प्रतिष्ठंभ के। हम कह सकते हैं चालकता किसके विलोमानुपाती होती है, तो हम कह सकते हैं कि
प्रतिरोध की। तो इस प्रकार आपका आंसर क्या होना चाहिए, इसमें पारगम्यता होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वां क्वेश्चन। देखो इससे जो क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन है कि निर्धारित कार्बन प्रतिरोध के रंग बैंड्स लाल, भूरे, सुनहरी और रजत है, तो इसके प्रतिरोध मान क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को सबसे पहली बात तो यह है कि इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें सबसे पहली बात है कि कलर कोड सारणी में कलर कोड का मान ज्ञात होना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए देखो, कलर कोड सारणी के ऊपर एक वीडियो बना देंगे। अगर आप कमेंट के माध्यम से बताइए सर कलर कोड सारणी की वीडियो बनाए, तो हम उसके ऊपर बिल्कुल पूर्ण तरीके से वीडियो बना देंगे। ठीक है, लेकिन आपको उसके लिए कमेंट जरूर करना होगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए मैंने कहा कि लाल रंग का जो कलर कोड सारणी में फर्स्ट सारणी में मान कितना होता है 2। फिर भूरे का मान लिया सेकंड पट्टी में, उसका मान 1। अब मल्टीपल करना है, मतलब प्रथम द्वितीय मल्टीपल किससे करना है, थर्ड और फोर्थ से, जो भी कलर होगा। फिर थर्ड नंबर का जो कलर है वो सुनहरी का मान कितना होगा, 0.1 होगा। फिर रजत में चांदनी का मान कितना होगा, ±10% होगा। तो देखो प्रतिरोध मान ज्ञात करवा रहा है, तो 20 × 0.1 करेंगे तो हम कह सकते हैं कि जो ये पॉइंट है ये इन दोनों के बीच में आ जाएगी, यानी 2.1 ओम। ये अपना आंसर आ जाएगा, मतलब अपना आंसर सी ऑप्शन इज दी करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक अंतर्राष्ट्रीय ओम का मान कितना होता है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत बार दिल्ली मेट्रो, यूपी मेट्रो, नोएडा मेट्रो, अपनी जयपुर मेट्रो में जो एग्ज़ाम होती है उसमें भी क्वेश्चन पूछा गया था कि एक अंतर्राष्ट्रीय ओम का मान कितना होता है। तो एक अंतर्राष्ट्रीय ओम का मान होता है दोस्तों 1.00049 एब्सोल्यूट ओम होता है। 1.00049 एब्सोल्यूट ओम होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 90 डिग्री सेंटीग्रेड पर एक कुंडली का प्रतिरोध 100 ओम है, तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसका प्रतिरोध 101 ओम है। तो 90 डिग्री सेंटीग्रेड ताप का ताप गुणांक ज्ञात करो। तो इसके लिए सूत्र होता है RT बराबर होता है R0 1 + अल्फ़ा T2 - T1। इस सूत्र के माध्यम से हम इसका जो ताप गुणांक है अल्फ़ा का मान को हम ज्ञात कर सकते हैं। वैसे इसका आंसर दोस्तों 0.001, यानी ऑप्शन डी इज़ दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट लेते हैं। देखिए नेक्स्ट 10वां क्वेश्चन है, निम्न में से किस ताम्र संवाहक का विद्युत प्रतिरोध सबसे कम होगा। देखिए इसमें कुछ समझने वाली बात है। मैंने क्वेश्चन कह रहा है कि किस ताम्र संवाहक का विद्युत प्रतिरोध सबसे कम होगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो आर समानुपाती किसके, L/A के। अब देखिए प्रतिरोध का मान बढ़ेगा तो लंबाई भी बढ़ेगी, और लंबाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा। लेकिन प्रतिरोध का मान घटेगा कब, जब अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल क्या होगा, ये बढ़ेगा। तो देखिए हमें क्या करना है, विद्युत प्रतिरोध सबसे कम किसका होगा भाई, विद्युत प्रतिरोध सबसे कम किसका होगा, जिसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल तो ज़्यादा होगा और लंबाई क्या होगी, कम। तो हम उसका प्रतिरोध सबसे कम मानेंगे। तो हम देखो इसमें ऑप्शन ए देखते हैं कि 2 मीटर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है, 2 मीटर लंबा है, तो मतलब ये नहीं हो सकता। दिस इज़ द नो करेक्ट आंसर। जो ऑप्शन सी है ये भी नहीं है, ए भी नहीं है, बी भी नहीं है, मतलब हाँ बी हो सकता है, लेकिन बी में 3 मीटर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल 3 मीटर है, 1 मीटर लंबा है। ठीक है, तो हम देखो इसमें देख सकते हैं कि जो विद्युत प्रतिरोध सबसे कम किसका होगा, यानी जिसमें लंबाई का मान तो कम हो और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ज़्यादा हो। तो दोस्तों हम इसमें ऑप्शन बी चॉइस कर सकते हैं, क्योंकि R समानुपाती L/A होता है। भाई लंबाई का मान ज़्यादा होगा तो प्रतिरोध मान ज़्यादा, लेकिन लंबाई का मान 1 ही मीटर है यहाँ पे और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल 3 mm² है। तो ऑप्शन बी इज़ दी करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि लघु परिपथ ऐसा परिपथ होता है जिसमें क्या होता है कि धारा के प्रवाह के लिए बहुत कम प्रतिरोध प्रदान करता है। लघु परिपथ क्या होता है कि धारा के प्रवाह के लिए बहुत कम प्रतिरोध प्रदान करता है। लघु परिपथ धारा के प्रवाह के लिए बहुत कम प्रतिरोध प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वां क्वेश्चन है, उसको देखो तो इसमें समझने वाली बात है। 12वां क्वेश्चन कह रहा है कि समान वोल्टेज रेटिंग वाले 2 बल्बों की शक्ति 200 वाट एवं 100 वाट है, तो प्रतिरोध R1 व R2 का मान ज्ञात करो। तो दोस्तों इसका मान हम ज्ञात करने के लिए R = V²/P इस सूत्र के माध्यम से हम इसका जो प्रतिरोध का मान ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए इसमें सिस्टम क्या है, थोड़ा सा कन्फ्यूज करने का सिस्टम कहाँ दे रखा है। इसमें क्या दे रखा है कि जो हम जैसे इस सूत्र का इस्तेमाल करेंगे
तो हमें देखो भाई R1, एक तो R1 है और एक R2 है, तो मैं R1 का मान तो 1 आ रहा है, अगर इसको सॉल्यूशन करते हैं R2 का मान 2 आ रहा है। इसमें ऑप्शन में किस प्रकार से दे रखे हैं, ऑप्शन बी इसमें करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन बी में क्या दे रखा है कि जो R1 का मान है वो R2 के मान का क्या है, आधा है। तो हम कह सकते हैं कि R2 का मान क्या होगा कि R2 का मान बराबर कब होगा, जब R1 के मान का दुगना। तो मतलब R1 का मान 1, 1 में 1 जोड़ दिया 2, तो मतलब दोनों बराबर कब होंगे, जब R2 बराबर 2R1 होगा। तो बी आंसर इज द करेक्ट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। तापदीप्त लैंप का ताप प्रतिरोध 13वां क्वेश्चन है, ठीक है। तापदीप्त लैंप का ताप प्रतिरोध इसके शीत प्रतिरोध से लगभग कितना गुना होता है, तो इसमें ऑप्शन ए यानी 2 गुना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिया, विद्युत आवेश संग्रहित करने की संधारित्र की क्षमता का मान खालिस्तान में होना चाहिए। विद्युत आवेश संग्रहित करने की संधारित्र की क्षमता का मान, तो दोस्तों इसमें आपका आंसर होगा धारिता में होना चाहिए। प्रतिरोध का मात्रा क्या होगा, ओम होगा, प्रतिघात यानी। देखो चलो छोड़ो इसको। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 15वां जो क्वेश्चन है उसको देखो हम किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। 15वां जो क्वेश्चन है इसमें दे रखा है श्रेणी में संयोजित दो समानांतर संयोजित दो समान संधारित्रों की प्रभावी धारिता का अनुपात क्या होगा। तो दोस्तों इसमें आंसर होगा आपका 1:4। देखो इसको किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं भाई, श्रेणी में संधारित्र का जो सूत्र समान मान के जुड़े हैं तो इसके लिए ज्ञात करने का सूत्र क्या होगा, श्रेणी है तो देखिए इसके लिए होगा समान मान के जुड़ी हुई है, तो इसके लिए होगा श्रेणी में CT बराबर C/N, मतलब 2/2। तो एक समानांतर का तो CT बराबर C/N यानी 2 × 2 बराबर 4, तो यानी 1:4 आपका आंसर ये ठीक हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि संधारित्र निम्न में से कौन सा कार्य करता है। जो 16वां क्वेश्चन है वो क्या है कि संधारित्र निम्न में से कौन सा कार्य करता है। तो संधारित्र दोस्तों देखिए ध्यान रखना कि संधारित्र क्या करता है कि DC को तो ब्लॉक करता है और AC को प्रवाहित होने देता है। DC के लिए अनंत अवरोध व AC के लिए कम अवरोध प्रस्तुत करता है, ठीक है। तो बी ऑप्शन इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि धारिता का मान मापने के लिए निम्न में से किस ब्रिज का इस्तेमाल किया जाता है। तो देखना दोस्तों कि धारिता का मान मापने के लिए 3-4 प्रकार के ब्रिज होते हैं। देखो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। धारिता का मान मापने के लिए आपको याद क्या रखना होगा, DSW ये धारिता मापने वाले ब्रिज हैं। D का मतलब हम कह सकते हैं कि DSAT ब्रिज। S4 हम कह सकते हैं कि शेयरिंग ब्रिज, ठीक है। एक होता है V4 होता है वीन ब्रिज। ध्यान रखना वीन ब्रिज आवृत्ति मापने के लिए प्रयोग किया जाता है और धारिता मापने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। तो धारिता का मान मापने के लिए शेयरिंग ब्रिज का उपयोग किया जाता है। मतलब शेयरिंग, DSAT या वीन, तीनों में से अगर कोई भी आता है तो आपको ऑप्शन के हिसाब से, मतलब जो ऑप्शन दे रखे हैं उसके हिसाब से चूज करना हो, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18वां क्वेश्चन, प्रतिदीप्ति ट्यूब में संघनित्र का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। रेडियो व्यतिकरण न्यूनतम करने के लिए। इसमें आपका बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। 18वें क्वेश्चन में बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 है। देखो 19वां क्वेश्चन देखेंगे हम। इसमें क्या दे रखा है, 2 एम्पीयर की धारा युक्त 2 ओम का प्रतिरोध कितनी शक्ति का इस्तेमाल करेगा। कितनी शक्ति यानी पावर का मान ज्ञात करवा रहा है। देखिए P बराबर V × I, पढ़ाई होगा यार सबने। देखो तो इसमें क्या है कि हमारे पास धारा भी है और प्रतिरोध भी है, लेकिन क्या है वोल्टेज नहीं है। तो हम सबसे पहले वोल्टेज याद करते हैं। तो V बराबर I × R होता है दोस्तों। तो I का मान 2, प्रतिरोध का मान भी 2, 2 और 2 4, वोल्टेज मान कितना आ गया 4। तो हम शक्ति मान ज्ञात कर सकते हैं पावर। तो V का मान कितना आ गया 4 × धारा का मान कितना आ गया 2, तो 4 दूनी के 8 एम्पियर, सॉरी 8 वाट। जो शक्ति का मान कितना आ जाएगा 8 वाट आ जाएगा। शक्ति का मान 8 वाट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र में मंदक के रूप में किस पदार्थ का इस्तेमाल किया जाता है। ध्यान रखना नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र में मंदक के रूप में ग्रेफाइट नामक पदार्थ का उपयोग किया जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।
क्वेश्चन आता है। ये दोस्तों आरएमएस मान से एसी के औसत मान अनुपात को क्या कहा जाता है? ये क्वेश्चन है एसी थ्योरी में से। तो आपने पढ़ा होगा कि फॉर्म फैक्टर, रूप गुणांक, आरएमएस मान, प्रभावी मान, वर्ग माध्य मूल मान, इनमें से एक क्वेश्चन है। तो इसमें बोल रहा है कि आरएमएस मान से एसी के औसत मान का अनुपात क्या कहलाता है? तो दोस्तों इसमें आपका आंसर क्या होगा कि फॉर्म फैक्टर कहलाते हैं। अब देखिए फॉर्म फैक्टर क्या होता है, देखो फॉर्म फैक्टर होता है प्रभावी मान और औसत मान, प्रभावी मान और औसत मान का क्या होता है अनुपात। तो इसमें क्या दे रखा है कि इसमें डायरेक्टली जो प्रभावी मान और औसत मान का अनुपात हमें क्वेश्चन में दे रखा है, पूछ रहा है कि किसका अनुपात होता है, तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए कि फॉर्म फैक्टर का अनुपात होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 22वां क्वेश्चन। इसमें बहुत बार लड़के कंफ्यूज होते हैं। देखिए क्वेश्चन है कि प्रतिदीप्ति की इकाई क्या है? तो इसमें आपका आंसर होगा जो होगा डी यानी लक्स। लक्स की जगह ये आ सकती है, ध्यान रखना, कई बार कंफ्यूज करने के लिए। प्रतिदीप्ति की इकाई एक और होती है ल्यूमेन प्रति मीटर स्क्वायर। प्रतिदीप्ति की इकाई क्या है? लक्स या ल्यूमेन प्रति मीटर स्क्वायर भी कह सकते हैं। एक होता है प्रतिदीप्ति पुंज, तो प्रतिदीप्ति पुंज की जो इकाई होती है ल्यूमेन होती है, ध्यान रखना। एक होता है प्रतिदीप्ति तीव्रता, प्रतिदीप्ति तीव्रता की इकाई क्या होती है? कैंडेला। तो इस प्रकार से तीनों में हम कन्फ्यूज़न होते हैं, तो इसके लिए मैंने तीनों को बता दिया, आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना दोबारा से। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको देखिए, 23 नंबर का जो क्वेश्चन है उसको देखेंगे हम दोस्तों। इसमें जेड यानी प्रतिबाधा का मान ज्ञात करवा रहा है। क्या? प्रतिबाधा। तो इसके लिए सूत्र होता है जेड बराबर आर स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर का भी अंडर रूट। तो इस सूत्र के माध्यम से इस सवाल को हल कर सकते हैं, ठीक है, इस सूत्र के माध्यम से। तो इसमें आपका आंसर क्या होगा? 50 ओम इज द करेक्ट आंसर, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक पूरी तरह चार्ज लेड एसिड बैटरी हाइड्रोमीटर रीडिंग खालिस्तान से थोड़ी कम देती है। तो मैंने दोस्तों देखो आपने पढ़ा होगा, एक होती है फुल चार्ज, एक होती है हाफ चार्ज और एक होती है डिस्चार्ज। तो हाफ चार्ज डिस्चार्ज में हम कह सकते हैं 1.18, इसमें 1.20 से 1.25 होती है, इसमें 1.25 से 1.28 होती है, ठीक है, इस प्रकार से होता है। तो पूरी तरह चार्ज लेड एसिड बैटरी हाइड्रोमीटर रीडिंग खालिस्तान से थोड़ी कम देती है, तो इसमें आपका आंसर क्या होना चाहिए? 1.3 से थोड़ी कम देती है, मतलब ऑप्शन बी इज दी करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर का क्वेश्चन है कि प्रत्येक लेड एसिड सेल में वेंट प्लग किस लिए प्रदान किए जाते हैं? तो इलेक्ट्रोलाइट स्तर की जांच करने के लिए, बिल्कुल हाँ। जब आवश्यक हो तो पानी या इलेक्ट्रोलाइट डालने के लिए, बिल्कुल हाँ। चार्जिंग के लिए, गैसों से बचने के लिए, जी हाँ। और सेल दबाव को नियंत्रित करने के लिए, मतलब सभी के लिए वेंट प्लग प्रदान किए जाते हैं, ठीक है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उस नेक्स्ट क्वेश्चन पर सकते हैं। 26वां क्वेश्चन है, 26वां क्वेश्चन है दोस्तों NiFe सेल यानी निकिल आयरन सेल। NiFe का मतलब हम क्या समझ सकते हैं? निकिल आयरन सेल। क्या? निकिल आयरन सेल का इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा? तो देखो इसमें इलेक्ट्रोलाइट के रूप में KOH प्लस LiOH। अगर दोनों ऑप्शन में हो तो ठीक है, अगर दोनों में से एक है तो भी ठीक है, लेकिन ऑप्शन में हमें कौन सा दे रखा है? तनु KOH। देखो KOH और LiOH का मतलब होता है लिथियम हाइड्रेट और KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोट, ठीक है। ये निकिल आयरन सेल में इलेक्ट्रोलाइट के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक CRO की एक्स प्लेट्स किसके द्वारा संचित की जाती है? तो साटूथ वेव के द्वारा, स्क्वायर वेव, ट्रायंगुलर वेव, साइनोसाइडल वेव। तो एक CRO की एक्स प्लेट किसके द्वारा संचित की जाती है? साटूथ वेव। CRO के हम जो फुल नाम है इसको हम कह सकते हैं कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। क्या कह सकते हैं दोस्तों? कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। कई बार ये पूरा नाम पूछ लिया जाता है, ध्यान रखना, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, ठीक है, इस प्रकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा LED अदृश्य प्रकाश उत्सर्जित करता है? तो कौन सा LED अदृश्य प्रकाश उत्सर्जित करता है? तो इसमें आपका ऑप्शन होगा इंफ्रारेड, यानी हम इसको कह सकते हैं इंफ्रारेड को। इंफ्रारेड एक तो देखो इसमें दो प्रकार से होती है,
कि एक तो वो किरणें होती है जो हमें दिखाई देती है, एक हमें दिखाई नहीं देती। तो ये बोले अदृश्य प्रकाश, मतलब जो हमें दिखाई नहीं देती वो कौन सी होंगी, इंफ्रारेड, यानी जिनको हम बोल सकते हैं अवरक्त किरणें, अवरक्त किरणें भी बोल सकते हैं, ध्यान रखना, अवरक्त किरणें भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे यूनिवर्सल बायस भी कहा जाता है। तो दोस्तों यूनिवर्सल बायस किसको कहा जाता है, वोल्टेज डिवाइडर बायस को यूनिवर्सल बायस कहा जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि पी प्रकार का अर्धचालक तैयार करने के लिए डोपिंग के लिए निम्न से कौन से पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखना, पी प्रकार का अगर पदार्थ, पी प्रकार अर्धचालक तैयार करना है तो हमें देखो 3-4 प्रकार की अशुद्धियाँ लेनी है। इसमें मैं आपको पूरी बता देता हूँ। एक होती है इंडियम, इंडियम, गैलियम, एल्यूमिनियम और बोरोन। ये 4 प्रकार की अशुद्धियाँ होती है जो पी प्रकार के तैयार करने के लिए, यानी बनाने के लिए प्रयोग की जाती है। इंडियम, गैलियम, एल्यूमिनियम और बोरोन। तो इसमें आपका आंसर क्या होना चाहिए, इंडियम। इनमें से चारों में से कोई भी आए तो आपको उस पर टिक करना है, ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ठोस पदार्थों में ऊर्जा बैंड किसका परिणाम है। जो 31वां क्वेश्चन है वो है ठोस पदार्थों में ऊर्जा बैंड किसका परिणाम है। तो इसमें आपका आंसर होना चाहिए कि पॉली एक्सक्लूजन का सिद्धांत, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एफईटी में लगभग कितना वोल्टेज ऑफसेट होता है। तो एफईटी में लगभग, यानी एफईटी में कितना वोल्टेज ऑफसेट होता है, तो एफईटी में 0 वोल्टेज ऑफसेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक एमीटर जिसमें रीडिंग व्यवहारिक रूप से तुरंत 0 पर चली जाती है तो कैपेसिटर की जांच करते समय वही रहती है, तो कैपेसिटर कैसा है। तो ध्यान रखना, अगर जो कैपेसिटर है उसकी जो रीडिंग है तुरंत 0 पर जाने का मतलब है कि कैपेसिटर क्या है, शॉर्ट सर्किट। हम कह सकते हैं ओपन सर्किट का प्रतिरोध अनंत होता है जबकि शॉर्ट सर्किट का प्रतिरोध 0 होता है। तो हमें यहाँ देखना है कि यहाँ 0 है तो मतलब यहाँ शॉर्ट सर्किट होगा ही होगा, ध्यान रखना। अगर वहाँ 0 है तो यहाँ शॉर्ट सर्किट होगा ही होगा। इस हिसाब से हम इसका अंदाज़ लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि मैगर में करंट कॉइल की संख्या कितनी होती है। तो ध्यान रखना, मैगर में करंट कॉइल की संख्या दोस्तों 1 होती है। अगर बात करता है कि मैगर में प्रेशर कॉइल की संख्या कितनी होती है, तो प्रेशर कॉइल की संख्या दोस्तों कितनी होती है, 2 होती है। ध्यान रखना, दोनों अलग अलग क्वेश्चन है, हर बार एक ना एक क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार पूछ लिया जाता है। अगर मैगर में करंट कॉइल पूछेगा तो प्रेशर कॉइल नहीं पूछेगा, प्रेशर कॉइल पूछेगा करंट कॉइल नहीं पूछेगा। तो मतलब दोनों कन्फ्यूजन कार्य करते हैं, सोचते हैं कि यार प्रेशर कॉइल में 2 है या 1 है। ध्यान रखना, करंट कॉइल में 1, प्रेशर कॉइल में 2 कॉइल्स होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं यहाँ से। इसमें नियंत्रण स्प्रिंग के लिए निम्न से कौन से पदार्थ को प्राथमिकता दी जाती है। 35वां क्वेश्चन है, नियंत्रण स्प्रिंग के लिए कौन से पदार्थ को प्राथमिकता दी जाती है। तो जो अपने उपकरण है उसमें जो स्प्रिंग नियंत्रण के लिए हम क्या करते हैं कि फास्फोरस ब्रोंज नामक पदार्थ का उपयोग किया जाता है, ठीक है। फास्फोरस ब्रोंज नामक पदार्थ का उपयोग किया जाता है क्योंकि इसका विशेषता क्या है, अचुंबकीय होती है, इसका निम्न विशिष्ट प्रतिरोध होता है, इस कारण से इसका प्रयोग बहुत ज़्यादा मात्रा में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीसी मोटर के छुटपुट हॉर्स को मापने के लिए निम्न से कौन से परीक्षण प्रयुक्त किए जा सकते हैं। छुटपुट हॉर्स, यानी छुटपुट हॉर्स को मापने के लिए रनिंग डाउन टेस्ट का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। 37वां क्वेश्चन देखते हैं कि डीसी मशीनों पर निम्नलिखित में से कौन से परीक्षणों में से कम 2 मशीनों की आवश्यकता होती है। ध्यान रखना, देखिए क्वेश्चन, देखिए दोस्तों, इसमें हर बार क्या होता है, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। बाद बाकी इसमें जो क्वेश्चन का आंसर इसी में छिपा हुआ है। इसमें कह रहा है कि डीसी मशीनों पर कौन से परीक्षणों में कम से कम 2। अब 2 का मतलब, हाँ ऑप्शन में देखिए 2 कहाँ आ रहा है, तो मतलब 2 का मतलब क्या होगा, 2। तो हम कह सकते हैं कि बैक टू बैक टेस्ट, बिल्कुल सिंपल है ना। बैक टू बैक मतलब 2 मशीनों का नाम आते ही तुरंत कहाँ जाना है, बैक टू बैक। तो इसमें आपका आंसर कौन सा होगा, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीसी मोटर की फुल लोड गति 1000 आरपीएम है, गति विनिमय 90% है, तो नो लोड गति क्या होगी दोस्तों, ध्यान रखना। तो नो लोड गति के लिए देखो कुछ नहीं, सिंपल सा है, एक आपको सूत्र प्रयोग करना है। एक सूत्र होता है इसमें NNL माइनस NFL बटा NFL। इस सूत्र की सहायता से हम नो लोड गति का मान ज्ञात कर सकते हैं, यानी चालन नियमन ज्ञात करने सूत्र होता है NNL माइनस NFL बटा NFL। इसके माध्यम से इसकी नो लोड गति का मान हम ज्ञात कर सकते हैं। इसमें आपका आंसर हो जा 1200 आरपीएम इज द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 39वां क्वेश्चन है कि नम मलिन वातावरण में मोटरों के लिए किस प्रकार का एनक्लोजर प्रयुक्त किया जाता है? तो इसमें आएगा आपका आंसर टोटली एनक्लोज्ड फैन कूल्ड, इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी एप्लीकेशन एसी मोटर की अपेक्षा डीसी मोटर में पसंद की जाती है? इनमें से कौन सी एप्लीकेशन एसी मोटर की अपेक्षा डीसी मोटर में पसंद की जाती है? तो इसमें आपका आंसर होगा था कि वेरिएबल स्पीड ऑपरेशन एसी मोटर की अपेक्षा डीसी मोटर में पसंद की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीसी शंट मोटर स्टार्टर का 9 वोल्ट रिलीज कॉइल खालिस्तान के साथ सीरीज में जुड़ा होता है। जो एनवीसी होती है, 9 वोल्ट रिलीज कॉइल का मतलब क्या होगा? एनवीसी। तो दोस्तों एनवीसी क्या होती है कि फील्ड वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में जुड़ी होती है। एनवीसी कहाँ होती है कि फील्ड वाइंडिंग के, ध्यान रखना, फील्ड वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में जुड़ी होती है, फील्ड वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टेटर और आर्मेचर के बीच छोटा सा एयर गैप, ध्यान रखना, स्टेटर और आर्मेचर के बीच छोटा सा एयर गैप क्या प्रदान करता है हमें? अगर मान लीजिए एयर गैप का मान मतलब कोई नॉर्मल सा एयर गैप है तो हम कह सकते हैं कि हमें मजबूत चुंबकीय फील्ड प्रदान करता है, मजबूत चुंबकीय फील्ड हमें वो प्रदान करेगा। ठीक है, तो मतलब ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 है कि डीसी मोटर की टर्मिनल पोलरिटी को खालिस्तान ब्रेकिंग के दौरान उल्टा कर दिया जाता है। ध्यान रखना, क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। डीसी मोटर की टर्मिनल पोलरिटी तो किस ब्रेकिंग के दौरान? तो प्लगिंग ब्रेकिंग के दौरान इसको उल्टा कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अगर किसी डीसी मोटर का बैक ईएमएफ अचानक खत्म हो जाता है तो क्या होगा? अगर किसी डीसी मोटर का बैक ईएमएफ अचानक खत्म हो जाए तो क्या होगा? भाई बैक ईएमएफ यानी कि विरोधी विद्युत वाहक बल अगर अचानक खत्म हो जाए तो क्या होगा कि शॉर्ट सर्किट जो करंट है वो आर्मेचर से होकर प्रवाहित होगी। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक डीसी मोटर की रफ्तार को नियंत्रित करने के लिए, देखिए एक डीसी मोटर की रफ्तार को नियंत्रित करने के लिए इनमें से कौन सी डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है? तो डीसी मोटर की रफ्तार के लिए थायरिस्टर नामक जो युक्ति होती है उसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नॉन रिवर्सिंग डीसी ड्राइव के लिए खालिस्तान का इस्तेमाल करना बेहतर है। नॉन रिवर्सिंग डीसी ड्राइव के लिए, तो इसमें आपका आंसर होना चाहिए कि जो डीसी ड्राइव के लिए हम क्या करेंगे, सेपरेट एक्साइटेशन के साथ डायनेमिक ब्रेकिंग का उपयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक इंडक्शन मोटर का स्टार डेल्टा स्टार्टर, क्या दोस्तों कि एक इंडक्शन मोटर है उसका स्टार डेल्टा स्टार्टर तो क्या करता है, शुरू होने के समय स्टार्टर पर कम वोल्टेज लगाता है। जो स्टार डेल्टा स्टार्टर है ना, क्या करता है, शुरू होने के समय स्टार्टर पर कम वोल्टेज लगाता है। जब स्टार्टर जैसे शुरू होगा तो वोल्टेज का मान क्या होगा, कम होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर सीरीज वाइंडिंग द्वारा उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स शंट फील्ड वाइंडिंग द्वारा उत्पन्न फ्लक्स की मदद करता है तो ऐसे जनरेटर को खालिस्तान कहा जाता है। दोस्तों देखिए ये क्वेश्चन आपको डीसी जनरेटर में पढ़ने के लिए मिलेगा और पढ़ा होगा। देखिए क्या कह रहा है कि मतलब सीरीज फील्ड वाइंडिंग द्वारा उत्पन्न फ्लक्स और शंट फील्ड वाइंडिंग द्वारा उत्पन्न फ्लक्स की मदद करता है, तो हम कह सकते हैं वो क्या जनरेटर कौन सा है, कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर, यानी φm बराबर φsh प्लस φse, मतलब सीरीज फील्ड वाइंडिंग शंट फील्ड वाइंडिंग की मदद करेगा, वो कौन सा है, कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर इसको कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नो लोड की परिस्थितियों में इंडक्शन मोटर का पावर फैक्टर कितना होता है। तो नो लोड की परिस्थितियों में पावर फैक्टर कितना होता है, 0.15 लैगिंग होता है, ध्यान रखना 0.15 लैगिंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडक्शन मोटर के लिए स्लिप रिंग खालिस्तान की बनी होती है। दोस्तों तो इंडक्शन मोटर की स्लिप रिंग फास्फोरस ब्रोंज के बने होते हैं, जबकि नियंत्रण स्प्रिंग के लिए वही फास्फोरस ब्रोंज के बने होते हैं, ध्यान रखना, कन्फ्यूज नहीं हो जाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंटरपोल खालिस्तान के लिए होते हैं। तो इंटरपोल क्या होते हैं कि कम्यूटेटर पर स्पार्किंग को कम करने के लिए, मतलब ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीसी मशीनों के ब्रश खालिस्तान के बने होते हैं। तो डीसी मशीनों के ब्रश है ना वो दोस्तों कार्बन के बने होते हैं, ध्यान रखना, डीसी मशीन के ब्रश कार्बन के बने होते हैं। इसका 1/3 भाग घिस जाने पर इसको क्या कर देना चाहिए, 1/3 भाग घिस जाने पर इसको बदल देना चाहिए, ध्यान रखना, बदल देना चाहिए।
और ये क्या करते हैं कि खुद घिस जाते हैं लेकिन कम्यूटेटर को किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक अल्टरनेटर को ओवर एक्साइटेड कहा जाता है। एक अल्टरनेटर को ओवर एक्साइटेड यानी अति उत्तेजित, हम कह सकते हैं कि अति उत्तेजित यानी बहुत ज़्यादा विद्युत वाहक उत्पन्न कर रहा है, तो वह खालिस्तान पर काम कर रहा होता है। दोस्तों ध्यान रखना, अगर अति उत्तेजित कहा जाएगा जब वो खालिस्तान पर काम कर रहा होता है, इसमें आपका आंसर होगा लैगिंग पावर फैक्टर, यानी हम इसको कह सकते हैं पिछड़ी हुई पावर फैक्टर, यानी पश्चगामी पावर फैक्टर भी हम इसको कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडक्शन मोटर में रोटर स्लॉट को तिरछा करने का प्रयोजन क्या है। इंडक्शन मोटर होती है ना, उसमें रोटर स्लॉट को तिरछा क्यों किया जाता है, तो रोटर की लॉकिंग प्रवृत्ति को कम करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बड़े अल्टरनेटरों में हाइड्रोजन का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। हाइड्रोजन का इस्तेमाल क्या किसके लिए किया जाता है कि मशीन को ठंडा करने के लिए हाइड्रोजन का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टर्बो अल्टरनेटर में इनमें से कौन सा हिस्सा घूमता है। अब देखो टर्बो जनित्र है, तो जनित्र में ध्यान रखना और चीज़ हो या ना हो, लेकिन सबसे मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट क्या होगा कि एक जनित्र के अंदर पोल तो होंगे ही होंगे, तो मतलब ऑप्शन डी इज दी करेक्ट आंसर। कौन सा हिस्सा घूमता है, तो पोल घूमते, ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अल्टरनेटर में डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर अल्टरनेटर में डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर को खालिस्तान ईएमएफ के अनुपात में परिभाषित किया जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर यानी केडी। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग से कंसेंट्रिक वाइंडिंग हम इसको कह सकते हैं। देखो कंसेंट्रिक वो जो वाइंडिंग होती है, इसमें कई बार क्या होता है एग्जाम बच्चे कंफ्यूज होते हैं। कंसेंट्रिक वाइंडिंग होता है, एक इसका नाम होता है संकेंद्रित वाइंडिंग। क्या नाम होता है, संकेंद्रित वाइंडिंग भी कई बार आ जाता है ऑप्शन में, तो ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अल्टरनेटर खालिस्तान सिद्धांत पर कार्य करता है, तो इसमें आपका आंसर होना चाहिए कि अल्टरनेटर फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, मतलब ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अल्टरनेटर द्वारा उत्पन्न वोल्टता का तरंग रूप खालिस्तान होना चाहिए। देखो ट्रायंगुलर यानी त्रिकोण के रूप में होना चाहिए, ट्रायंगुलर यानी त्रिकोण के रूप में होना चाहिए, ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक मर्ज प्राइस संरक्षण खालिस्तान के लिए उपयोगी होता है। एक मर्ज प्राइस संरक्षण होता है ना दोस्तों, देखो ट्रांसफार्मर के लिए भी उपयोगी है और अल्टरनेटर के लिए भी उपयोगी है, मतलब ट्रांसफार्मर अल्टरनेटर दोनों के लिए मर्ज प्राइस संरक्षण उपयोगी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक केबल कैपेसिटर में वोल्टता प्रवणता खालिस्तान के पृष्ठ पर अधिकतम होता है। भाई केबल है, अब इसमें वोल्टेज का मान सबसे अधिक किस पे होगा, तो मैं कहूँ कि शीत, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, अर्थ, कंडक्टर, C+D दोनों ही डाइलेक्ट्रिक और अर्थ, तो इसमें क्या होगा पृष्ठ पर वोल्टता यानी वोल्टेज का मान सबसे अधिक किस पे होगा, कंडक्टर मीन्स चालक पर। कंडक्टर में हम कह सकते हैं कि चालक पर वोल्टेज का मान सबसे अधिक होगा। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि 132 किलोवोल्ट से अधिक प्रचालन वोल्टता के लिए निम्न में से कौन से केबल का उपयोग किया जाता है। देखिए इसके लिए क्या होगा, 132 किलोवोल्ट यानी एक्स्ट्रा हाई सुपर वोल्टेज इसको कह सकते हैं। देखिए इसमें कई प्रकार से प्रणाली होती है, एक तो होती है लो टेंशन, एक होती है हाई टेंशन, एक सुपर टेंशन, एक होती है एक्स्ट्रा हाई टेंशन, एक होती है एक्स्ट्रा हाई सुपर टेंशन। तो 132 केवी की जो वोल्टता होगी वो किस प्रकार की है, एक्स्ट्रा हाई सुपर टेंशन प्रकार की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मतलब ऑप्शन ई इज द करेक्ट आंसर, जो कि मैंने आपको यहाँ बता दिया, देखिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि केबलों में शीत का उपयोग। देखो शीत को कह सकते हैं मेटेलिक शीत को हम कह सकते हैं मेटेलिक शीत कह सकते हैं। तो शीत का उपयोग क्या करता है, नमी अंदर पहुंचने से रोकता है, ये नमी अंदर पहुंचने से रोकता है, ध्यान रखना, नमी अंदर पहुंचने से रोकता है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है
कि एक खालिस्तान का मीट्रिक में समतुल्य कितना होगा। तो मैं कहना चाहूँगा कि एक खालिस्तान का मीट्रिक में समतुल्य कितना होगा। तो देखिए इसको हम समझ सकते हैं कि इसमें ऑप्शन होगा बी, यानी ऑप्शन कौन सा होगा, बी को यानी 25.4, या इसको हम लिख सकते हैं कि 2.54 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, 2.54 सेंटीमीटर, इस प्रकार भी हम इसको लिख सकते हैं। एग्जाम में इस प्रकार से भी आ सकते हैं, ध्यान रखना, दो प्रकार से आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि A2XCY केवल स्टैंडर्ड कोड में वाई अक्षर खालिस्तान को इंगित करता है, ध्यान रखना। तो वाई अक्षर किसको इंगित करता है, वाई अक्षर करता है पीवीसी शीट को इंगित करता है, वाई अक्षर पीवीसी शीट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अत्यधिक प्रदूषित क्षेत्रों में इंसुलेटर के लिए निर्धारित क्रीपेज दूरी कितनी है। तो मैंने कहा कि अत्यधिक प्रदूषित की बात कर रहा है तो 25 mm प्रति किलोवोल्ट होती है, जबकि कम प्रदूषित की बात करें तो इसमें आपका आंसर होना चाहिए मतलब ए वाला, मतलब कम के लिए कितना है भाई, कम क्रीपेज दूरी के लिए, तो कम के लिए कह सकते हैं कि 16 mm प्रति किलोवोल्ट। इन डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को किलोवोल्ट प्रति mm में दर्शाया जाता है, ध्यान रखना, किलोवोल्ट प्रति mm में, ठीक है, इस प्रकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस प्रकार की वायरिंग में पोर्सिलेन क्लेट्स में सपोर्टेड इंसुलेटर केबलों का उपयोग किया जाता है। तो इसमें आपका आंसर क्या होगा कि सपोर्टेड इंसुलेटर केबलों का उपयोग क्लेट वायरिंग किया जाता है। क्लेट वायरिंग को हम, जो क्लेट वायरिंग है इसको हम क्या कह सकते हैं कि क्लेट वायरिंग को हम स्थायी वायरिंग भी कह सकते हैं, स्थायी वायरिंग, क्लेट वायरिंग अस्थायी वायरिंग भी कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ग वायु विद्युत रोधन खालिस्तान तक तापमान सहन कर सकता है, ठीक है दोस्तों। तो देखो ये इसमें भी कई बार से क्वेश्चन पूछा गया है, तो हम कह सकते हैं कि जो तापमान के अनुसार देखिए इसके हैं वाई, ए, ई, बी, एफ, एच, सी, तो सभी का लिख लेते हैं। वाई में कितना है 90 डिग्री, ए में 105, ई में 120, इसमें 130, इसमें 155, इसमें 180 और इसमें हम 200 डिग्री, 250 डिग्री, 220 डिग्री किस प्रकार लिख सकते हैं। तो वर्ग वायु विद्युत रोधन खालिस्तान तक तापमान सहन कर सकता है, 90 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान सहन कर सकता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत आवेशों के बीच, क्वेश्चन क्या है दोस्तों, देखिए विद्युत आवेशों के बीच बल हेतु कूलाम का नियम खालिस्तान से सर्वाधिक समान है। तो कूलाम का नियम न्यूटन गुरुत्व नियम से सर्वाधिक समान है, क्योंकि हमने देखा कि F बराबर Q1 इंटू Q2 बटा क्या होता है डी का स्क्वायर होता है, तो इसके माध्यम से, तो मतलब न्यूटन गुरुत्व नियम भी यही है, ठीक है, तो इसकी समानता इसके साथ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक कूलाम खालिस्तान के बराबर होता है, एक कूलाम खालिस्तान के बराबर होता है, तो हम कह सकते हैं एक कूलाम होता है 6.24 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन के बराबर। लेकिन यहाँ दे रखा है दोस्तों 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन दे रखा है, जबकि रियल तो क्या है 6.24 इंटू 10⁻18, लेकिन जो बोर्ड ने ये दे रखा है, मतलब ये भी आंसर आपका सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि दो आवेशित कणों के बीच दूरी घटाकर मूल दूरी से आधी कर दी जाए तो उनके बीच बल खालिस्तान हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, अभी हमने सूत्र लिखा कि F बराबर Q1 इंटू Q2 बटा डी का स्क्वायर, ये क्या करे मूल दूरी को आधी कर दी जाए, मतलब 1/2 यानी 1/2 का स्क्वायर यानी 1/4, तो 4 कहाँ चला जाएगा यहाँ ऊपर, तो 4/1, 1 में 4 का तो 4, यानी उनके बीच बल का मान क्या हो जाएगा दोस्तों 4 गुना हो जाएगा, उनके बीच बल का मान 4 गुना हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्रेरण द्वारा आवेशन में आवेशित निकाय क्या होता है, कि जो प्रेरण द्वारा आवेशन में जो आवेशित निकाय होता है ना, वो क्या करता है, उसमें कोई आवेश नहीं खोता है, ध्यान रखना, उसमें कोई आवेश नहीं खोता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि वायु में द्विवैद्युतिक नियतांक के माध्यम से दो छोटे बिंदु आवेशों के बीच बल का अनुपात क्या होगा। तो इसमें होगा K/1, यानी K/1 इसका आंसर हो जाएगा, अनुपात 1 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बल की विद्युत रेखा सदैव खालिस्तान पर आरंभ होती है।
बल की विद्युत रेखा सदैव खाली स्थान पर आरंभ होती है। तो दोस्तों ध्यान रखना, ये धनावेश तथा ऋणावेश पर समाप्त होती है, धनावेश तथा ऋणावेश पर समाप्त होती है, मतलब ऑप्शन डी। ऑप्शन कौन सा आएगा? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आवेश की विद्युत क्षेत्र प्रबलता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आवेश की विद्युत क्षेत्र प्रबलता क्या होती है? कि दूरी के वर्ग के साथ घटती है। तो हमने देखो आवेश यानी Q1 इंटू Q2 बटा डी का स्क्वायर बताया था, मतलब इसका मान क्या होगा कि दूरी के वर्ग के साथ घटेगी। इसका मान मान लो 1 आधा कर दिया तो 1/4 हो जाएगा, मतलब और भी कम हो जाएगा। तो इस प्रकार हम इसको समझ सकते हैं, मतलब डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्रव में उत्पन्न स्थैतिक आवेश खाली स्थान पर रहता है। जो द्रव में उत्पन्न स्थैतिक आवेश है, स्थिर आवेश का मान कब होगा? कि जब एकदम पूर्ण तरीके से स्थिर है, तो क्या जो इसका आवेश का मान सबसे अधिक कहाँ पे होगा? कि द्रव के ऊपरी पृष्ठ पर होगा, मतलब ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समविभव पृष्ठ पर सभी बिंदुओं पर खाली स्थान विद्युत विभव होता है। समविभव पृष्ठ पर सभी बिंदुओं पर समान विद्युत विभव होता है, मतलब ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78वां क्वेश्चन है कि 1 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 प्लेटों के बीच विभवांतर 10 वोल्ट है। तो प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र कितना होगा दोस्तों? तो 10 इंटू 1 सेंटीमीटर यानी 100 मिलीमीटर, तो 10 इंटू 100 किया तो मतलब 1000 न्यूटन प्रति सेंटीमीटर, मतलब ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अक्षीय रेखा पर यानी अक्षीय रेखा पर दी ध्रुव के कारण क्षेत्र खाली स्थान के समानुपाती होता है। तो हम इसमें देख सकते हैं 1/r³ की क्या होता है? ये समानुपाती होता है, क्यूब के समानुपाती होता है। कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक संधारित्र जो तुलनात्मक रूप से लंबे समय तक बैटरी से जुड़ा हुआ है। भाई कोई संधारित्र है, वो बैटरी लगा लो, कुछ भी लगा लो आप, अगर मान लीजिए वो लंबे समय तक बैटरी से जुड़ा हुआ है तो क्या होगा? चार्ज तो होगा ही होगा। चार्ज मतलब हमें उसको कह सकते हैं कि वो आवेशित हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक ट्रिमर संधारित्र एक परिवर्तित संधारित्र है जो खाली स्थान के लिए उपयुक्त होता है। तो सर्वश्रेष्ठ सुग्राहिता के लिए रेडियो ट्यूनिंग के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होता है। तो मतलब ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 31 माइक्रोफैरड की धारिता वाला संधारित्र 200 वोल्ट डीसी स्रोत से संयोजित होता है। तो कम से कम आवेशन विद्युत धारा खाली स्थान होगी। तो कम से कम आवेशन विद्युत धारा खाली स्थान होगी जब संधारित्र पूर्ण रूप से आवेशित होगा। अरे भाई सबसे से कम वोल्टेज, एक तो हम क्या बैटरी खाली पड़ी हुई है, मान लीजिए स्टार्टिंग चार्ज करते हैं तो बैटरी क्या करेगी? बहुत ज़्यादा करंट का मान खींचेगी। जैसे धीरे धीरे वो चार्ज हो जाएगी पूर्ण तरीके से, वो क्या हुआ है कि करंट का मान एक निश्चित मान से, मतलब 5 वोल्ट के, तो धीरे धीरे कम लेने लग जाएगी। तो मतलब आपका बी ऑप्शन क्या होगा इसमें? करंट, यानी संधारित्र पूर्ण रूप से आवेशित हो जाएगा तो कम से कम आवेशन विद्युत धारा खींचेगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 5 माइक्रोफैरड कुल धारिता देने के लिए 15 माइक्रोफैरड संधारित्र के साथ श्रेणी क्रम में कितनी धारिता को रखा जाना चाहिए? तो देखिए दोस्तों, इसके लिए सूत्र बता रहा हूँ मैं आपको। इसके लिए सूत्र होता है 1/CT बराबर 1/C1 प्लस 1/CT, इस प्रकार से। तो इसमें देखो कुल धारिता का मान दे रखा है। कुल धारिता 1/CT की जगह हम लिख सकते हैं 1/5 बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 का मान हम 15 लिख सकते हैं। तो इस प्रकार को अगर मान लीजिए इसको आगे सॉल्व करेंगे तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा? इसमें आपका आंसर हो जाएगा मतलब दोस्तों 15/2। 2 का भाग 15 में दिया तो मतलब 7.5 आपके आंसर आ जाएंगे, मतलब बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है कि धारिता का विमीय सूत्र क्या होगा? धारिता का विमीय सूत्र होगा तो MLTA। ये तो आपको देखो कॉमन सेंस की बात है, याद रखना होगा। तो m का मान कितना हुआ? -1, l का मान -2 और T4 a-2, मतलब ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परिपथ भंजक में आर्क के बुझाने के लिए नियोजित माध्यम खाली स्थान होता है। अगर मान लीजिए परिपथ भंजक है, उसमें आर्क के मान को बुझाया जाता है तो उसके लिए नियोजित माध्यम है SF6। ठीक है। SF6 भी है, तेल भी है, मतलब SF6 भी है, तेल भी है, वायु भी है, निर्वात भी है, मतलब इन सब यानी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से परिपथ भंजक एक्स्ट्रा हाई टेंशन अनुप्रयोग के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो एक्स्ट्रा हाई टेंशन के लिए क्या करेंगे, एक होता है, ये देखिए दोस्तों, एक होता है एक्स्ट्रा हाई सुपर टेंशन, ठीक है। तो इसमें कई सारी जो पारेषण की प्रणालियां हैं, तो इसमें हम कह सकते हैं कि एक्स्ट्रा हाई टेंशन अनुप्रयोग के लिए SF6 तेल परिपथ भंजक का उपयोग किया जाएगा। परिपथ भंजकों में आर्किंग संपर्क खालिस्तान से निर्मित होते हैं। परिपथ भंजकों में आर्किंग संपर्क खालिस्तान निर्मित होते हैं, तो ताम्र टंगस्टन मिश्र धातु से निर्मित होते हैं, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन फ्यूज के बारे में सत्य है? देखो फ्यूज के बारे में सत्य कौन सा है कि देखो ये डिटेक्शन व इंटरप्शन का कार्य करता है, बिल्कुल हाँ जी करता है दोनों। इसे ऑपरेशन के बाद मैनुअल रूप से बदला जा सकता है, बिल्कुल बदला जा सकता है। ये 0.002 सेकंड या उससे नीचे चलता है। ये ऑपरेशन संचालन सामग्री की हीटिंग लक्षण पर आधारित है, बिल्कुल ये भी सही है, मतलब ऑप्शन DE होगा इसमें, इन सभी, यानी सब के सब करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्किट ब्रेकर में संपर्क अलगाव के त्वरित बाद अस्तित्व में आने वाले करंट को खालिस्तान कहा जाता है, ध्यान रखना। तो त्वरित बाद अस्तित्व में आने वाले करंट को दोस्तों हम कह सकते हैं कि ब्रेकिंग करंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा सर्किट ब्रेकर न्यूमेटिक ऑपरेटिंग मैकेनिज्म का प्रयोग नहीं करती है? तो नहीं करते हैं ब्लैक ऑयल सर्किट ब्रेकर न्यूमेटिक ऑपरेटिंग मैकेनिज्म का उपयोग नहीं करती। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अगर डी फ्यूज तार का व्यास है, व्यास को हम कह सकते हैं कि डी यानी व्यास, तो फ्यूजिंग करंट का मान किस अनुपात में होगा? तो इसमें आएगा D की पावर 3/2 के अनुपात में आएगा, मतलब ऑप्शन C इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान मूल्यों पर चलने वाले शौचालय उपकरण को खालिस्तान कहा जाता है, रिले कहा जाता है दोस्तों, ध्यान रखना। वर्तमान मूल्य पर सस्ता एवं सबसे सस्ता और टिकाऊ भी है, ये रिले होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्किट ब्रेकर में ट्रिप कॉइल के दोष के तात्कालिक से तात्कालिक सक्रिय करने की समय की अवधि को खालिस्तान कहा जाता है। तो उस समय की अवधि क्या कहा जाता है? संरक्षण समय कहा जाता है, कि कितने समय में वह उसको सक्रिय कर देता है, मतलब चालू कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर का अंतर्भाग खालिस्तान से बनाया जाता है, जिसमें आपका आंसर होना चाहिए सिलिकॉन स्टील का बना होता है, सिंपल सी बात है ये तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पावर ट्रांसफार्मर की क्षमता खालिस्तान पर निर्भर करती है। शक्ति ट्रांसफार्मर होता है, उसकी क्षमता किस पर निर्भर करती है? या क्षमता, देखो लोड की मात्रा व भार धारा पर, भाई भार की अवधि हम कह सकते हैं कि एक तो किस पर निर्भर करती है, तो भार की अवधि और भार की मात्रा, कितने समय तक भार जुड़ा हुआ है, कितना जुड़ा हुआ है, इसके ऊपर निर्भर करती है। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि पावर ट्रांसफार्मर की क्षमता खालिस्तान है, ये थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूजन हो गया होगा टाइप करने में। तो पावर ट्रांसफर की क्षमता होती है हमारी 95 से 98% तक, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, 96। ट्रांसफार्मर चुंबकीय कोर का उपयोग करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? ट्रांसफार्मर चुंबकीय कोर उपयोग क्यों की जाती है? क्योंकि सामान्य चुंबकीय प्रवाह पथ के अभाव को कम करता है, यानी जो रिलेक्टेंस यानी प्रतिष्ठम्भ का मान है, उसको मान को क्या करता है? कम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 फेज में से 2 फेज के रूपांतरण के लिए निम्न में से कौन सा कनेक्शन प्रदानता दी जाती है? तो हम कह सकते हैं इसको स्कॉट कनेक्शन, या हम इसको कह सकते हैं TT संयोजन भी कह सकते हैं। जो TT संयोजन है, इसका उपयोग हम विद्युत भट्टियों में भी कर सकते हैं। TT संयोजन का उपयोग हम कर सकते हैं विद्युत भट्टियों में भी इसका उपयोग हम कर सकते हैं, ठीक है। तो मतलब ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्कॉट कनेक्शन या टी कनेक्शन में, देखिए स्कॉट कनेक्शन या टी कनेक्शन क्या होता है? 3 फेज सप्लाई को 2 फेज सप्लाई में परिवर्तित करने के लिए विद्युत भट्टी चालन में इसका उपयोग किया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि जो स्कॉट कनेक्शन टी कनेक्शन क्या होता है, कुछ इस प्रकार से होता है। देखो इसमें क्या होता है, एक ट्रांसफार्मर का प्राथमिक तो 86% पर व दूसरा 50% पर टेप होता किस प्रकार से? देखिए मैंने आपसे कहा कि कुछ इस प्रकार का इसका ये ऐसे होता है, तो ये क्या होता है, ये तो
मुख्य ट्रांसफार्मर, ये टीजर ट्रांसफार्मर इस प्रकार से लगा हुआ होता है। यह सेकेंडरी वाइंडिंग इसकी स्थापित की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि एक वितरण ट्रांसफार्मर 100 किलोवोल्ट एम्पीयर मूल्यांकित की जाता है। मतलब जो उसकी अधिकतम वैल्यू कितनी है कि ये 100 किलोवोल्ट एम्पीयर तक ही कार्य कर सकता है। तो आगे बोल रहा है कितनी अधिकतम सक्रिय शक्ति की आपूर्ति कर सकता है। भाई 100 की है तो 100 की करेगा, मतलब 100 किलोवाट की करेगा वो, सिंपल सी बात है इसमें तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर में आर्द्रता के प्रवेश को रोकने के लिए ब्रीदर के अंदर कौन सी सामग्री का उपयोग किया जाता है। देखो आर्द्रता है नमी के प्रवेश को रोकने के लिए, किसके, नमी के प्रवेश को रोकने के लिए हम सिलिका जेल का उपयोग किया जाता है। ध्यान रखना, सिलिका जेल की बात करते हैं तो शुद्ध सिलिका जेल क्या होता है, शुद्ध सिलिका जेल एक तो होता है शुद्ध सिलिका जेल का रंग कौन सा होता है, नीला होता है, ध्यान रखना। जबकि नमी युक्त सिलिका जेल का रंग कौन सा होता है, बैंगनी होता है, बैंगनी होता है। ठीक है दोस्तों, तो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो दोस्तों कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा, और ऐसे ही इम्पोर्टेंट्स वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ दोस्तों इसे ज़बरदस्त तरीके से शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।